तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफाइड जीएस। तो कैसे हैं सर आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो सर जी, जैसे कि हम ज्योग्राफी का अपने चैप्टर निपटा रहे थे, ठीक है। क्लास 12 के एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट करनी है और क्लास अभी तो क्लास 11th की है, ठीक। मेनली क्लास 11 से ही आता है। तो सर आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ जो कि हमारा सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर, ठीक। हमने पिछला चैप्टर जो है अपना कौन सा था, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वो अपना कंप्लीट कर चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज जाके देख लो, बहुत ही मैंने इजी वे में आपको पढ़ाया है और उसमें कुछ ज्यादा याद करने वाला नहीं है, ठीक। वो कॉमन सेंस आप खुद ही समझ जाओगे, ठीक। तो उसे एक बार देख लेना। ओके सर, तो आज शुरू करते हैं हम, ठीक है। ठीक है सर, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो देखो क्या बोल रहा है, बोलता है कि सर, द अर्थ रिसीव ऑलमोस्ट ऑल इट्स एनर्जी फ्रॉम द सन। द अर्थ इन टर्न रेडिएट्स बैक टू स्पेस द एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन। एज अ रिजल्ट द अर्थ नीदर वार्म अप्स नॉट डज इट गेट कूल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखो क्या बोल रहा है सर, हमें मालूम है कि हमारी जो पृथ्वी है वो अपना जितने भी एनर्जी है, मतलब जो भी है एनर्जी है, वो सारी एनर्जी कहाँ से लेती है सर? वो सन से ही लेती है। और दूसरी बात ये बोलता है कि हमें ये भी मालूम कि जब सन की रेज अर्थ पे पड़ती है तो अर्थ जो है उस रेज को वापस भेजता भी है। इसी वजह से हमारा अर्थ ना ही ज्यादा गर्म होता है ना ही ज्यादा ठंडा। अगर सिर्फ अर्थ लेता ही रहता तो हमारा अर्थ तो अब तक क्या हो गया होता, एक वाटर बॉल बन जाता है कि नहीं। बट हमारा अर्थ जो है, जो सनरेज लेता है उतनी सनरेज वापस भेजता है। अभी कैसा क्या है हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए हमारा अर्थ ना ही ज्यादा गर्म होता है ना ही ठंडा। Thus, the amount of heat received by different parts of the earth is not same। अच्छा, वो दूसरी बात ये भी बोलता है कि जो हमारा सन है, सन की जो रेज है, तो हमारे सभी अर्थ के सभी पार्ट पे अलग अलग हीट रिसीव्ड होती है, ठीक। उसके रीजंस क्या है वो भी हम पढ़ेंगे। दिस वेरिएशन कॉजेज प्रेशर डिफरेंस इन द एटमॉस्फेयर। दिस लीड्स टू ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन रीजन टू अदर बाय विंड्स। ये हीट जो है इधर से उधर ट्रांसफर भी होती है, किसके थ्रू? बाय विंड्स के थ्रू। अभी सिर्फ ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था, ठीक। मेन कुछ ज्यादा ऐसा याद करने का नहीं, बस छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अपन मेन चीज पर आते हैं कि सर वो बोलना क्या चाह रहा है अपने इस चैप्टर में। तो देखिए सर, सबसे पहले आपका सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन होता क्या है? देखो आपको नाम से ही पता पड़ रहा है कि भैया सन से आने वाली जो रेडिएशन है उसी को हम बोलते हैं सोलर रेडिएशन। उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या बोलता है कि द अर्थ सरफेस रिसीव मोस्ट ऑफ इट्स एनर्जी इन शॉर्ट वेवलेंथ। द एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ इज नोन एज इनकमिंग सोलर रेडिएशन विच इज शॉर्ट इज टर्म्ड एज इंसुलेशन। छोटी सी चीज है भैया, बस इतना याद रखो कि सन से जो रेज हमारे अर्थ पे आती है वो शॉर्ट वेवलेंथ की होती है। कैसी वेवलेंथ की होती है? शॉर्ट वेवलेंथ की। अब ज्यादा केमिस्ट्री फिजिक्स में जाने की जरूरत नहीं है कि भैया वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, ये सब क्या होता है। बस इतना याद रखो कि सन की जो वेज, सन की जो एनर्जी इधर आती है वो कैसी होती है? शॉर्ट वेवलेंथ होती है, ठीक। जो कि सोलर रेडिएशन होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं इंसोलेशन। किसको बोलते हैं? सन की रेज अर्थ पे पड़ती है उसी को बोलते हैं हम इंसोलेशन। As the Earth is geoid resembling a sphere, the sun rays fall obliquely at the top of the atmosphere and Earth intercept a very small portion of the sun's energy। देखो सर, इसमें वो ये बताना चाह रहे हैं कि हमें मालूम कि हमारा जो अर्थ है ना वो जियोइड शेप का है, जियोइड स्फीयर शेप का है। तो इसमें क्या फैक्ट बता रहा है कि सन अपनी जितने भी रेस हमारे अर्थ पे छोड़ता है, अर्थ उसका सिर्फ और सिर्फ बहुत कम ही हिस्सा लेती है। कौन? अर्थ सर। कैसे सर? वो ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि भैया हमारा जो सन है वो पूरी रेस कहाँ पे छोड़ रहा है? वो तो पूरी रेस अर्थ पे छोड़ रहा है। फिर ऐसे कैसे पॉसिबल है कि अर्थ जो है सिर्फ और सिर्फ, मतलब ये समझो अगर वो 100% अपनी रेस छोड़ रही है तो उसमें से कम वो 40 या 50% रेज ही अर्थ पर आ पाती है। ये बोलना चाह रहे हैं। कैसे होगा ये हम पढ़ेंगे, बट एक छोटा सा आपको बताता हूँ कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी सर, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो हमने उसमें एक चीज पढ़ी थी कि आपके अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर होता है, उसमें ना और आपकी जो अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर होता है और साथ ही साथ उस एटमॉस्फेयर में एक लेयर पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं सर? ओजोन लेयर। अच्छा सर, इसका क्या काम था? हमने उस चैप्टर में पढ़ा था कि ओजोन लेयर का ये काम होता है कि आपके सन से जितने जो भी रेज आ रही है उसमें से यूवी रेज, या फिर ये बोल दो कि आप हार्मफुल रेज जो होती है उनको वो वापस भेज दे। कहाँ पे? स्पेस में, मतलब स्पेस ही स्पेस में भेज दे, अर्थ में अंदर ना आने दे। तो अपन एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि 100% में से कम 20-30% जो भी जितनी भी यूवी रेज होंगी उनको तो ओजोन लेयर वैसे ही भेज देता होगा। तो 100% में से तो कम ऐसी हो गई। साथ ही साथ
अपन अभी आगे पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी पार्टिकल्स होते हैं जो कि अंदर नहीं आने देते। ठीक, मतलब इन शॉर्ट इतना ही बोल रहा है वो कि सन की रेज 100% हमारे अर्थ पे नहीं आती। कुछ छोटा सा इस हिस्सा ही हमारे अर्थ पर सन की रेज आ पाती है। ठीक, वो उन्होंने क्या फैक्ट बताया उन्होंने कि भैया कम से कम जैसे 1.94 कैलोरीज आती है एक स्क्वायर सेंटीमीटर पर, मतलब एक मिनट में आपके कम से कम वन स्क्वायर, मतलब मान लो एग्जांपल के तौर पे जैसे अगर ये वन है ये भी वन है, तो वन स्क्वायर सेंटीमीटर पे सिर्फ और सिर्फ अप्रोक्स 194, मतलब ये मान के चलो कि 2 कैलोरीज रेज आपकी आती है। इतना वो बता रहा है। ये सिर्फ फैक्ट है, अगर आपको याद करना है तो कर लो। ठीक है सर। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, वो बोलता है कि द सोलर आउटपुट रिसीव्ड एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरी स्लाइटली इन अ ईयर ड्यू टू द वेरिएशन इन द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। अच्छा, ये बहुत बढ़िया। देखो क्या बोल रहा है कि देखो अभी हमने बस खाली मेन दो ही चीज पढ़ी है। एक तो भैया आपकी सनरेज, सारी एनर्जी हमारी कहाँ से आती है, सनरेज से। दूसरी चीज कि आपका जो अर्थ है सनरेज की पूरी 100% एनर्जी नहीं लेता, पूरी रेज नहीं लेता, कम से कम उसका बहुत आधा हिस्सा ही लेता है। तीसरी चीज अभी जो बोला, ये बोला भैया इसने कि जो सोलर आउटपुट है, मतलब जो सन की रेज है, वो एटमॉस्फेयर की वजह से, मतलब साल में वेरिएशन होता है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। देखो इन शॉर्ट वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक ईयर में, जैसे अगर ईयर की बात करें, तो जो हमारा ये सन है, ये हो गया आपका संसद। ठीक, इसके इर्द गिर्द जो हमारा अर्थ घूमता है, कौन घूमता है सर, अर्थ घूमता है। तो साल में दो बार अमाउंट ऑफ सोलर आउटपुट में डिफरेंस होता है। अमाउंट ऑफ सोलर आउटपुट मतलब सर कि कभी साल में एक बार ऐसा होता है कि अर्थ पे ज्यादा सोलर पड़ रही होती है, कभी ऐसा होता है कि अर्थ पे कम कम रेस पड़ रही है। ऐसा कैसे, तो देखो ऐसा दो केसेस में होता है। दो केसेस कौन से है वो, आप यहीं से देख लो। दो केसेस है वो, एक एपीहिलियन होता है, दूसरा होता है पेरिहिलियन। सर एपीहिलियन मतलब ये होता है कि रिवोल्यूशन के टाइम जब सन और अर्थ सबसे दूर हो, मतलब कि सबसे दूर मतलब कि जब सन और अर्थ की डिस्टेंस दूर हो, ठीक, तब उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं सर, एपीहिलियन। और जब अर्थ और सन की जो डिस्टेंस है वो कम हो, तब हम उसे क्या बोलते हैं, पेरिहिलियन। इन शॉर्ट छोटी चीज ये समझो यार कि हमें ये भी मालूम कि जो आपका सन है, उसकी जो ऑर्बिट है ना, वो एकदम सर्कल शेप की नहीं है। वो एक ऐसा मानो कि एक इलिप्टिकल शेप की। कौन सी शेप की, इलिप्टिकल शेप की। तो ऐसा होता है कि जब आपका जो अर्थ है ना, वो सन की डिस्टेंस से उतना ज्यादा दूर नहीं होता, मतलब थोड़ा कम दूरी होती है, तो इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं सर, पेरीहिलियन। बस इतना समझो। कब, जब अर्थ और सन की डिस्टेंस ज्यादा दूर नहीं होती, मतलब पास में होती है, तब हम उस पोजीशन को क्या बोलते हैं सर, पेरीहिलियन बोलते हैं। तो इस पोजीशन में सन की जो रेज है, सन की जो अमाउंट ऑफ रेस है वो ज्यादा पड़ेंगी। ठीक, और वहीं एक टाइम ऐसा आता है उसी साल में कि जब आपका जो अर्थ है वो सन से काफी दूर रहता है। इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं सर, इस पोजीशन को हम बोलते हैं एपीहिलियन। ठीक, एक होता है पेरीहिलियन, एक होता है एपीलियन। इस टाइम पे सन की जो रेज है वो थोड़ी कम पड़ेंगी एज कंपेयर टू पेरीहिलियन। ठीक है। एक मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या समझ ली कि भैया जब अर्थ और सन का जो डिस्टेंस है जब कम होता है, तब हम उस पोजीशन को क्या बोलते हैं, पेरिहिलियन। जब अर्थ और सन का डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, एपीहिलियन। पेरिहिलियन पी से पास, पी से पेरिहिलियन। ठीक, इस टाइम अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा पड़ेगी। ठीक है, और वहीं पे एपीहिलियन पे अमाउंट ऑफ जो हीट है, फिर जो बोल रहे हो सोलर रेज है, वो कम पड़ेगी एज कम्पेयर टू पेरिहिलियन। बस ये छोटी सी चीज थी जो आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। फिर बोल रहा हूँ एपीहिलियन और पेरिहिलियन। ओके। अच्छा, डेट भी उसने बता दी कि भैया 3 जनवरी को, जनवरी जैसे अभी तो चला ही गया, 3 जनवरी को कौन सी पोजीशन पे बनता है, पेरिहिलियन। ठीक है, और 4 जुलाई को कौन सी पोजीशन बनती है, एपीहिलियन। बस इतनी छोटी सी चीज थी, समझ में आ गई। इसलिए आपका जो सोलर आउटपुट है, मतलब जो सोलर एनर्जी है, वो थोड़ा बहुत स्लाइटली वेरी करता है कि कभी ज्यादा पड़ती है तो कभी कम पड़ती है। समझ में आ गया कब ज्यादा कब कम पड़ती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द एनुअल इंसुलेशन मतलब अभी अभी पढ़ा था अपन लोगों ने। इंसुलेशन मतलब जो अमाउंट ऑफ सनरेज आती है हमारे अर्थ पे, उसी को हम बस इंसुलेशन बोलते हैं, जो कि कौन सी होती है, शॉर्ट वेवलेंथ की होती है। ठीक, रिसीव्ड बाय द अर्थ ऑन 3 जनवरी इज स्लाइटली मोर देन द अमाउंट रिसीव्ड ऑन 4 जुलाई। जनवरी को कौन सी, पेरिहिलियन, जुलाई को कौन सी, एपीहिलियन। However, the effect of this variation in the solar output is marked by other factors like the distribution of land and sea and the atmospheric circulation. Hence, this variation in the solar output does not have great effect on daily weather changes on the surface of the earth. देखो मैंने आपसे बोला ना कि आपकी जो अर्थ है वो 100% जैसे पूरी सोलर रेज जो चल रहा है पूरा नहीं लेता, कम ही लेता है।
तो जो अभी हमने पढ़ा एपीहिलियन और पेरिहिलियन की सनरेज इस पोजीशन पे ज्यादा आती है, तो उतना डिफरेंस नहीं होता, मानता हूँ भैया उससे थोड़ा ज्यादा आती है, पर अपन इतना नहीं बोल सकते कि इस पे इतनी ज्यादा जाती है और उस पे बहुत कम आती है। वो स्लाइटली डिफरेंस होता है। तो अगर आप उसको नहीं भी देखोगे, माइंड में नहीं भी लोगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक, मेन क्या रखना है कि एपीहिलियन क्या होता है और पेरिहिलियन क्या होता है। ठीक सर, सोलर रेडिएशन समझ में आ गई। तीन चीज अपन ने पढ़ी क्या सर, कि इंसुलेशन क्या होता है जो कि शॉर्टर वेवलेंथ की होती है। इंसुलेशन मतलब जो सन रेज आती है अर्थ पे, उसी को हम इंसुलेशन बोलते हैं। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी कि आपका जो अर्थ है वो सन की पूरी रेज नहीं लेता, वो बहुत कम परसेंट ही लेता है। तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी कि सर एपीहिलियन और पेरिहिलियन क्या होता है। पेरिहिलियन पी से पेरिहिलियन, पी से पास, जब अर्थ और सन की डिस्टेंस कम होती है उसी को हम बोलते हैं पेरिहिलियन। ठीक, एपीलियन जब अर्थ और सन की डिस्टेंस ज्यादा दूर होती है तो उस टाइम अमाउंट ऑफ हीट थोड़ी कम मिलती है। ठीक, उसको हम बोलते हैं एपीलियन। बस इतनी छोटी चीज हमने याद करी। आई होप अभी तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब अब बोलता है कि वेरिएबिलिटी ऑफ इंसुलेशन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब हम वो पढ़ते हैं कि सर अर्थ पे, सरफेस ऑफ अर्थ पे जो हमारी इंसुलेशन आती है वो वेरिएबल मतलब अलग अलग क्यों होती है, मतलब कम या ज्यादा क्यों होती है, उसके फैक्टर्स क्या है वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखो पढ़े तो क्या बोलता है कि द अमाउंट एंड द इंटेंसिटी ऑफ इंसुलेशन वेरी ड्यूरिंग अ डे, इन अ सीजन एंड इन अ ईयर। देखो ये बोल रहा है कि सर इंटेंसिटी ऑफ इंसुलेशन, इंटेंसिटी बोले तो शुद्ध हिंदी में तीव्रता। ठीक, कि भैया आपकी इंसुलेशन बोल दो या फिर सनराइज जो है वो कितनी ज्यादा पड़ेंगी या कितनी कम पड़ेंगी, वो हर दिन में, हर सीजन में और हर साल वेरिएशन वेरी वेरी करती रहती है। ठीक सर, जैसे दिन की बात करें तो सर जैसे सुबह थोड़ी हल्की धूप रहेगी, दोपहर को थोड़ी ज्यादा धूप पड़ेगी और शाम को धूप खत्म हो जाएगी। ठीक, तो इस वेरी करा। सीजन में भी गर्मी होती है, गर्मी में ज्यादा धूप होती है, ठंड में थोड़ी कम धूप होती है, साल में भी अलग अलग होती है। ठीक, अब ये जो चीजें ये होती क्यों है, इनके हम कारण जानते हैं, बोले तो फैक्टर्स जानते हैं। ठीक, तो पहला फैक्टर क्या बोलता है कि द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। ठीक, पहला ये बोलता है कि रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, तो इसको इधर समझ लेते हैं। देखो सर दो चीज होती है, पहले आप समझ लो, शायद आपको मालूम भी है। एक होता है सर रोटेशन, दूसरा होता है सर रिवॉल्यूशन, है ना। रोटेशन क्या होता है सर, अच्छा पहले देख लो रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन मतलब किसी के अराउंड रिवॉल्व करने को हम क्या बोलते हैं सर, रिवॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक, ये आपका सन हो गया, ये आपका अर्थ हो गया। तो अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। रोटेशन मतलब सर होता है कि वो अपने ही एक्सिस पे रोटेट करता है, मतलब एक जगह है, इसी एक्सिस पे घूमता है, सिर्फ घूमता है, अपनी एक्सिस पे घूमता रहता है। हमें मालूम है कि सर हमारा अर्थ रोटेट भी करता है, रिवॉल्व भी करता है। अच्छा, उससे फैक्टर क्या दिया है कि द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, इसकी वजह से जो हमारा सन, जो हमारी इंसुलेशन वो कम या ज्यादा होती रहती है। ठीक, देखो रोटेशन ऑफ अर्थ इतना मतलब सीधी सी चीज है कि अगर वो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है ना, मान लो जैसे ये, तो अभी मान लो इसने ये इस फेस में, समझो अभी अपनी एक्सिस पे, अभी मैं घूमने की बात नहीं कर रहा, सिर्फ अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। तो अर्थ की सनरेज अभी इधर पड़ रही है, जैसे ही ये रोटेट करेगा तो ये जो फेस है अब वो इधर आ जाएगा और ये फेस इधर आ जाएगा। तब यहाँ पे क्या आ जाएगी, तब यहाँ पे धूप आ जाएगी, यहाँ पे रात आ जाएगी। इन शॉर्ट जो हमारे डे एंड नाइट होते हैं, ठीक, वो किसकी वजह से होते हैं सर, वो आपके होते हैं रोटेशन की वजह से। इसलिए हम बोल सकते हैं कि सर हमारी जो इंसुलेशन है वेरी करती है, मतलब दिन में क्या होता है धूप होती है, रात में क्या होती है, रात में आपकी धूप नहीं होती। ठीक, इसलिए आपकी धीरे धीरे धूप बढ़ती है, क्योंकि वो धीरे धीरे रोटेट करता है। तो मान लो अगर ये फेस पहले यहाँ पे होगा तो थोड़ी कम धूप पड़ेगी, फिर धीरे धीरे ये सामने आ जाएगा तो ज्यादा धूप पड़ेगी, धीरे धीरे पीछे जाएगा तो धूप कम होती रहेगी। ठीक, बात समझ आ गई। पहला फैक्टर क्या क्यों है, क्या है कि रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस मतलब है क्या। ठीक, दूसरा बोलता है कि द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सनरेज। अच्छा सर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि सर हमें ये भी मालूम है कि हमारी जो अर्थ है वो क्या सीधी है क्या, अर्थ हमारी सीधी है क्या, नहीं सर, एक नंबर की टेढ़ी इंसान है। मतलब हमें मालूम है कि सर अर्थ जो है अपनी सीधी एक्सिस पे नहीं है, अर्थ की एक्सिस थोड़ी सी टिल्ट है कि नहीं, ये मालूम है ना कि। तो देखो इसकी वजह से क्या होता है, अच्छा एक छोटा सा डायग्राम इसी पे बना लेते हैं। हमें मालूम है कि सर हमारी जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस, सीधी एक्सिस पे नहीं है, थोड़ी इंक्लाइंड है। तो ये जो सन है ना, ये सन, तो इससे क्या होगा कि जो इंक्लिनेशन है, तो मतलब ये जो पोल की चीज, हमें मालूम है कि ये ऊपर पोल होता है, सामने इक्वेटर, नीचे भी पोल। तो जो पोल वाला फेस है वो सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं, सन के सीध में कौन पड़ रहा है, सन के सीध में पड़ रहा है ये इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मतलब समझो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, इसके सीध में क्या होगा, इसके सीध में ट्रॉपिक आता है।
पोल्स आ पा रहे हैं क्या, नहीं आ पा रहे, तो पोल्स के पास धूप क्या थोड़ी कम जाएगी एज कंपेयर टू दिस पोर्शन। समझ पा रहे हैं कि नहीं भैया, ये जो है ये पोर्शन थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, मतलब दिख नहीं रहा सन को, और ये वाला जो पोर्शन है, ये जो फेस है वो सीधे सीधे दिख रहा है। ठीक, तो इंक्लिनेशन की वजह से भी आपकी जो सन रेज है या अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसोलेशन है वो अलग अलग होती है। ठीक, यहाँ पे कम पड़ती है, यहाँ पे ज्यादा पड़ती है, एज ड्यू टू किसकी वजह से भैया, आपकी इंक्लिनेशन की वजह से। अगर ये चीज ऐसे होती तो यहाँ पे भी सेम पड़ती, यहाँ पे भी सेम पड़ती, यहाँ पे भी सेम पड़ती, बट ये थोड़ा ऐसा है तो अब उतनी नहीं पड़ पाती है। ठीक, बात समझ आ गई सर, सेकंड चीज भी समझ में आ गई, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन रेज। थर्ड ये बोलता है द लेंथ ऑफ द डे। लेंथ ऑफ द डे मतलब सिंपल सी वो ये बात बता रहे हैं कि भैया जैसे समर चल रहा है, तो समर में सर आपके दिन बड़े होते हैं कि नहीं होते। ठीक, तो इसकी वजह से भैया जब दिन बड़े मतलब कि सनराइज जो है वो ज्यादा पड़ेगी। विंटर में आपके दिन छोटे होते हैं तो आपकी जो सनराइज है वो थोड़ी कम पड़ेगी, बस इतना सिंपल सी चीज है और कुछ नहीं है लेंथ ऑफ द डे। फिर ये बोलता है कि द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमोस्फियर। देखो इसमें ये क्या बोलता है कि सर हमें मालूम है कि आपकी जो यहाँ पे जो आपका सन है, ये सनरेज अर्थ पे आने से पहले कहाँ से गुजरता है, आपके एटमॉस्फेयर पे। कहाँ से गुजरता गुजरता है सर, आपके एटमॉस्फेयर से गुजरता है। तो ये भी मालूम है कि सर एटमॉस्फेयर में ना कभी कभी बादल भी होते हैं, घने बादल भी होते हैं। मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक, तो जब बादल रहेंगे तब क्या सनराइज अच्छे से आ पाएगी क्या। आप खुद ही देखते हो कि जब बादल घने बादल रहते हैं या फिर बादल भी रहते हैं तो आपकी जो सनराइज है वो उतनी अच्छे से नहीं आ पाती, यहाँ पे क्या आ जाती है, छाँव हो जाती है। पर यही बादल अगर हट जाए तो सनराइज एकदम तगड़ी आती है। ठीक, तो इसकी वजह से भी आपकी इंटेंसिटी ऑफ इंसोलेशन पे फर्क पड़ता है। ठीक, एटमोस्फेयर पे भी अगर कुछ होगा तो आपकी इंटेंसिटी इतनी तेज नहीं हो पाएगी, और अगर साफ होगा आपका एटमोस्फेयर तो आपकी सोलर रेज बहुत बड़ी तरीके से आएंगी। बात समझ आ गई सर। चौथा पॉइंट भी, लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड इन टर्म्स ऑफ इट्स एस्पेक्ट। अच्छा, ये क्या बोल रहा है कि भैया हमें मालूम है कि कहीं कहीं जो लैंड है, जैसे कहीं कहीं का लैंड जो है आइसलैंड है। ठीक, मतलब हर जगह बर्फ बर्फ बिछी हुई है लैंड। कहीं लैंड जो है भैया ग्रास है, पूरी क्या है, ग्रास है। कहीं जो है सर आपका बैरन लैंड है, बैरन मतलब बंजर है। ठीक, तो देखो आइसलैंड में क्या होगा, जब सनराइज यहाँ पर आएंगे ना तो यहाँ से एकदम बहुत तेजी से रिफ्लेक्ट करेंगे, इसलिए आपने देखा होगा कि भैया आइस में जो स्केटिंग करने जाते हैं उनको चश्मा पहना जाता है। चश्मा चश्मा क्यों पहना जाता है कि जब आपकी सनराइज आइस पे पड़ती है ना, तो एकदम एकदम कड़ाके की कड़ाके एकदम रिफ्लेक्ट करती है बहुत भयंकर तरीके से। अगर वो आपकी आंख में धंसेंगे तो आपके आंख को हार्मफुल होता है, इसलिए वहां पे चश्मा पहना जाता है। ठीक, वहीं पे अगर आप ग्रास पे देखोगे तो आपकी ग्रास पे जब सनराइज आएंगी तो भैया वो थोड़ा एब्जॉर्ब भी करेंगे। ठीक, इसकी वजह से भी, लैंड की वजह से भी आपकी इंटेंसिटी पे थोड़ा फर्क पड़ता है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये मेन मेजर पांच थे। अच्छा, इन मेजर से भी ये तीन चीज है कि भैया आपका जो रोटेशन ऑफ अर्थ का, दूसरा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का, तीसरा लेंथ ऑफ द डे का। बाकी इन दोनों को भी आप अपने आंसर के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, द लास्ट टू हाउएवर हैव लेस इन्फ्लुएंस। आखिरी के दो जो है देखो उन्होंने खुद ही बोला है कि कम इन्फ्लुएंस वाले हैं। फिर क्या बोलता है कि the fact that the earth axis makes an angle of 60 degree and a half with the plane of its orbit round the sun has a greater influence on the amount of the insolation received at different latitude। ठीक, देखो मैंने यही बताया कि हमें मालूम है कि हमारी जो अर्थ है ना सीधी नहीं है, उसकी एक्सिस थोड़ी सीधी से 6.5 डिग्री टिल्टेड है ना। तो जब सनरेज यहाँ पे पड़ेंगी, सनरेज मान लो यहाँ पे पड़ेगी, इस लैटिट्यूड पे पड़ेगी, इस लैटिट्यूड पे पड़ेगी, इस लैटिट्यूड पे पड़ेगी, तो हर लैटिट्यूड पे वो डिफरेंट पड़ेगी। तो ये मेजर एस्पेक्ट है, ठीक, इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन का। मेरी बात समझ में आ रही है सर कि आप खुद इमेजिन करो यार, सिर्फ इमेजिन करो। ठीक, याद करने की कोशिश मत करो कि भैया आपका अर्थ है ना इधर टिल्ट है, इधर सर इधर टिल्ट है। तो बताओ ये जो नीचे वाला पार्ट है, क्या अर्थ की रेज उतनी अच्छे से पहुंच पाएगी क्या जहां पे सामने वाली पहुंच पा रही है ना। अर्थ की रेस नीचे उतनी अच्छे से पार्ट पे नहीं पहुंच पाएगी जितनी सामने वाले पे आ रही है, मतलब जिस इस लैटिट्यूड पे उतनी अच्छे से सनरेज नहीं आएगी जितनी इधर आएगी। ठीक, तो इंक्लिनेशन आपका मेजर पार्ट है। उसके बाद क्या बोलता है, द सेकंड फैक्टर दैट डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव्स इज दी, कहाँ गया, रिसीव इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द रेज। वही तो होता है, पहला लगे था ये वही है। एक ही बात को रिपीट करें। ठीक, दिस डिपेंड्स ऑन द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस, द हायर द लैटिट्यूड the less is the angle they make with the surface of the earth resulting slant sun rays. The area covered by vertical rays always less than the slant rays। देखो बस ये इंपॉर्टेंट क्या बोला भैया कि the area covered by vertical rays is always less than the slant rays। क्या कहना चाह रहा है समझो। देखो सर,
वही उस पॉइंट को और थोड़ा अच्छे से डिटेल बता रहा है। अरे यार इधर बनिए ना ये। और कोई डायग्राम है क्या? नहीं है डायग्राम तो। अच्छा आप इसको ना ऐसे ही समझ लो, देखो सर ये आपकी सनरेज क्या है सर, मतलब सन है ये आपका, रेज का भी बताता हूँ। ये सर आपका अर्थ क्या है सर, आपका अर्थ। हमें मालूम है कि सर हमारे अर्थ में कितने स्फीयर होते हैं, दो फेयर, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक सदर्न हेमिस्फीयर। मुझे बताओ कि इस फेस में कौन सा कौन सा हेमिस्फीयर ज्यादा अच्छे से दिख रहा है, सदर्न दिख रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दिख रहा है? तो आप बोलोगे कि सर साउथ हेमिस्फीयर ज्यादा अच्छे से दिख रहा है, क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर थोड़ा इस तरफ खिसक रहा है, मतलब उतनी अच्छे से नहीं दिख रहा। अब देखो, जब सन रेज सर इधर पड़ेंगी तो एकदम स्ट्रेट पड़ रही है, एकदम सीधे फेस पे पड़ रही है, ठीक? तो ये इतना सिर्फ और सिर्फ इतना एरिया कवर करेंगी। बट जब ये सन रेज इधर पड़ेंगी तो ये इसकी वजह से थोड़ी, वो जैसे थोड़ी हिंदी भाषा बोलूं कि थोड़ी मुड़ान की वजह से या थोड़ा कर्व की वजह से ये सनरेज थोड़ी इधर भी जा सकती है। ठीक, तो मुझे बताओ कि इसके कंपैरिजन में ज्यादा सरफेस कौन कवर कर रहा है? ये कर रही है कि नहीं? ज्यादा सरफेस जो है वो अगर मान लो इधर पड़ेगी तो हल्की से कर्व की वजह से वो सीधी भी जा सकती है, तो ज्यादा सरफेस कौन कवर कर रहा है? ये वाली कर रही है, मतलब पोल पे जो है वो ज्यादा सरफेस कवर कर रही है। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं एरिया कवर की बात कर रहा हूँ सर, इसकी एरिया कवर की, इंटेंसिटी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। इंटेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे पड़ेगी? इस पे पड़ेगी, इस पे पड़ेगी, इंटेंसिटी इस पे ज्यादा पड़ेगी। ठीक, बात समझ में आ गई? अभी सिर्फ किसकी बात हो रही? इस लाइन की बात हो रही है जो मैंने अभी अभी आपको ये कहा गया, ये हाईलाइट करके दी क्या? द एरिया कवर्ड बाय वर्टिकल रेज इज ऑलवेज लेस देन दी स्लैंट रेज, मतलब स्लैंट रेज जो है वो ज्यादा एरिया कवर करेंगी एज कंपेयर टू वर्टिकल रेज। बात समझ आ गई? ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इफ मोर एरिया इज कवर्ड देन the energy gets distributed and the net energy received per unit area decreases. Moreover, the slant rays are required to pass through greater depth of the atmosphere, resulting in the more absorption, scattering and diffusion. ठीक, देखो हर एक लाइन मतलब इजी बोल रहा है, ऐसा कुछ वो बोल नहीं रहा, तो बस इतना बोल रहा है कि अगर आप ज्यादा जैसे कोई भी चीज है भैया, अगर वो ज्यादा एरिया कवर करेगी तो ज्यादा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी, है कि नहीं? और उसकी जो नेट एनर्जी वो क्या है, डिक्रीज होगी। अगर मैं यहीं पे बोल दूं कि सर सिर्फ आप इतना एरिया कवर करो, तो उसकी एनर्जी इतनी भी खपत नहीं होगी, और जो है आपका जो एनर्जी उतनी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगी, मतलब उतनी डिक्रीज नहीं होगी। बात समझ में आ गई सर? ठीक है, द मोर एरिया कवर्ड द एनर्जी गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होती रहेगी और एनर्जी क्या हो जाएगी, इसके कंपैरिजन में थोड़ी कम एनर्जी रहेगी, क्योंकि इसे ज्यादा एरिया कवर करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे क्या बोलता है? आगे बोलता है द पासेज ऑफ सोलर रेडिएशन थ्रू द एटमॉस्फेयर। अब हम पढ़ते हैं कि भैया सोलर जो रेडिएशन है, मतलब जो सन रेज है, वो अर्थ पे आने से पहले सबसे पहले कहाँ से पास होती है सर? एटमॉस्फेयर पे। ठीक, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो क्या बोलता है वो, द एटमॉस्फेयर इज लार्जली ट्रांसपेरेंट टू शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन। द इनकमिंग सोलर रेडिएशन passes थ्रू द एटमॉस्फेयर बिफोर स्ट्राइकिंग द अर्थ सरफेस। क्या बोल रहा है? The incoming solar radiation passes through the atmosphere before striking the Earth's surface. Within the troposphere, water vapor, ozone, and other gas absorb much the near infrared. हमें मालूम है कि भैया ट्रोपोस्फेयर होता है लेयर की। अच्छा, ये करने से पहले मुझे एक बात बताइए, मैंने अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर जिन जिन ने पढ़ा है उनको मालूम हो कि कितनी लेयर होती है और कैसी होती है। ठीक, तो आपको होमवर्क है सर कि नीचे कमेंट में आपको सभी लेयर के नाम बताने, ऑर्डर वाइज बताने। ठीक, ऑर्डर वाइज कहाँ पे कमेंट करो। ठीक, जरूरी सर ये पेपर में पूछता है, ये सब सिंपल पूछ दे कि कितनी लेयर होती है और उसे ऑर्डर वाइज जमा, बस इतनी सी बात पूछेगा। ठीक, जो कि आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, वो क्या बोलता है कि सर अर्थ पे आने से पहले सोलर रेडिएशन कहाँ से गुजरती है सर? एटमॉस्फेयर में। ठीक, अच्छा एटमॉस्फेयर में एक लेयर होती है जो कि ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में क्या क्या पाया जाता है? जैसे वहाँ पे वाटर वेपर पाया जाता है, ओजोन की लेयर पाई जाती है और अलग गैस पाई जाती है। तो क्या होता है कि जब आपकी सनरेज आती है ना, तो अर्थ में आने से पहले इन लोग से निपटती है, किन किन से? वाटर वेपर से, ओजोन से और गैस से। तो ये वो गुंडे हैं जो कि अर्थ सन रेज से कुछ कुछ रेज अपने पास एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर बोलते हैं जो बचा खुचा तुम ले जाओ भैया अर्थ के पास। ठीक है, तो जैसे ओजोन है, ओजोन भाई साहब किसको चुराते हैं? ओजोन भाई साहब यूवी रेज को एब्जॉर्ब तो नहीं बोलूंगा मैं, बट इतना याद रखो कि यूवी रेज जो हार्मफुल होती है, जो सनरेज में से जो हार्मफुल रेज होती है इनको वापस भेज देते हैं। ठीक, तो मतलब आधी सनरेज में से तो इन्होंने अपना काम कर दिया और वापस हटा दिया,
ठीक, फिर वाटर वेपर भी कुछ गैसेस अपने पास एब्जॉर्ब कर लेंगे, अदर गैसेस हैं वो भी एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब जो बचा खुचा है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा सब आपके पास, कहाँ पे जाएगा, आपके अर्थ पे। फिर आगे क्या बोलता है, वेरी स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द ट्रोपोस्फेयर स्कैटर विजिबल स्पेक्ट्रम बोथ to the space and towards the earth's surface. This process adds color to the sky. The red color and the rising and the setting sun and the blue color of the sky are result of scattering light. देखो क्या बोला, इतनी बात समझ आ गई कि भैया ट्रोपोस्फेयर के वाटर वेपर, ओजोन और गैसेस ने कुछ एब्जॉर्ब करी और बाकी आगे भेज दी। अच्छा, उसी एटमॉस्फेयर में इन सबके अलावा भैया एक छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। भैया एटमॉस्फेयर है तो पार्टिकल्स होंगे। ठीक, तो क्या होता है। अच्छा, एक और होमवर्क है भैया, मुझे बताओ, वैसे तो शायद आपको मालूम है कि सन जो है, सन की जो लाइट का जो कलर होता है वो कौन से कलर का होता है। सनलाइट कौन से कलर का होता है, क्या रेड कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, कौन से कलर का होता है। ये आपका होमवर्क है, आपको कमेंट में जरूर करना है। इजी यार, पता ही होगा आपको। ठीक, तो क्या होता है कि इन पार्टिकल की वजह से ना जो सनरेज आ रही होती है उनकी वजह से कुछ सर डिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक, कुछ स्कैटर हो जाती है और कुछ डिस्पर्स हो जाती है। स्कैटर डिस्पर्स मतलब ये होता है कि जब लाइट इन पार्टिकल से गुजरती है ना तो कुछ कलर्स छोड़ती है वो। ठीक, कौन कौन से, जैसे भैया रेड छोड़ देती है, ब्लू छोड़ देती है। इसलिए जो आपका वो, मैं आप बोल दूं कि अगर आप अभी खड़े होकर अपने आसमान को देखो तो आपका आसमान कौन से कलर का दिखता है, ब्लू कलर का दिखता है। क्यों दिखता है सर, वो इन पार्टिकल की वजह से दिखता है। और जो सनरेज इससे टकराती है ना तो वो स्कैटर करते हैं और कौन सा कलर छोड़ देते हैं, ब्लू कलर। इसलिए आपका जो एटमॉस्फेयर दिखता है ना, एटमॉस्फेयर वो कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का। और साथ ही साथ जो आपका सनरेज, मतलब जब सूर्य अस्त होता है, सूर्य उदय होता है तो रेड होता है, वो भी किन की वजह से होता है, वो भी इन पार्टिकल की कैटर करने की वजह से ही होता है। बात समझ आ गई सर, छोटी सी चीज थी कि कुछ जो है ना, ये कौन कौन कुछ एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ पार्टिकल्स कैटर करते हैं, बस इतना ही हमने पढ़ा। और कोई भी और कुछ भी नई चीज नहीं पढ़ी। बाकी आपको दो चीज जरूर बतानी है, एक तो लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर बताना है, और सनलाइट जो सनरेज होती है उसका कलर क्या होता है वो आपको बताना है, बस। वैसे आई होप ये वाला क्वेश्चन तो आपको मालूम होगा। ठीक है सर, ये सब पढ़ लिया, आगे बढ़े। इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर देते हैं, फिर अपन आगे अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। कितना बचा है अभी इसका, ये बचा है स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। अच्छा, बस इसको कंप्लीट कर देते हैं, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन एट द सरफेस कर लेते हैं बस। ठीक, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। गर्मी बहुत है भैया, क्या नहीं भी मठा मठा पियो भैया। ठीक सर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो क्या बोल रहे सर, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन एट द अर्थ सरफेस पढ़ते हैं। देखो बोलता है कि द इंसुलेशन रिसीव्ड एट द सरफेस वेरीज फ्रॉम अबाउट 320 वाट मीटर स्क्वायर इन द ट्रॉपिक्स टू अबाउट 70 वाट मीटर स्क्वायर इन द पोल्स। मतलब ट्रॉपिक और पोल मतलब समझ रहे हो ना, जैसे कि बात करूं सर जी, जैसे ये आपका सर अर्थ है ना। यार अर्थ का भी सर्कल बनता ही नहीं, चलो ये आप करते हैं। तो सर ये क्या है आपकी, ये आपकी इक्वेटर, वैसे आपको मालूम होगा यार। ठीक, इसके ऊपर क्या होती है, इसके ऊपर होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके ऊपर क्या होती है, इसके ऊपर होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो रीजन है ये हम ये हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल। ठीक, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, ये जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, पोल वाला रीजन होता है ये। ठीक, पोल्स। ठीक, बात समझ आ गई। तो ये बोलता है कि the insolation received at the surface varies from about 320 watt meter square in the tropics, about 70 meter square in the poles। मतलब ये बोलता है कि भाई जो आपकी सनरेज की अमाउंट है ना वो ज्यादा कहाँ पे पड़ती है, वो ज्यादा ट्रॉपिक पे पड़ती है, और कम कहाँ पे पड़ती है, पोल्स पे पड़ती है। ठीक, सीधी सी चीज यार, अभी अपन लोगों ने इंक्लिनेशन भी पढ़ा था, बस आप इस फैक्ट को याद रखो कि ज्यादा सनरेज कहाँ पे पड़ती है, ट्रॉपिक रीजन पे पड़ती है। ठीक, और कम सनरेज कहाँ पे पड़ती है, पोल्स पे पड़ती है, जो कि उसने बताया 320 और 70। ठीक, फिर बोलता है कि क्या बोलता है, मैक्सिमम maximum insolation is received over the subtropical desert where the cloudiness is the least. Equator receives comparatively less insolation than the tropics generally। अच्छा, यहाँ तक पढ़ते हैं। देखो उसने बोला कि भैया मैक्सिमम इंसुलेशन जो है वो कहाँ पे रिसीव होता है, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट एरिया में, और वेयर द क्लाउडीनेस इज द लीस्ट, जहाँ पे क्लाउड जो होते हैं कम होते हैं, और जहाँ इक्वेटर जो है वो एज कम्पेयर टू लेस इंसुलेशन करता है ट्रॉपिक्स में। देखो छोटी चीज भैया उसने क्या बोली, हमने पढ़ा ट्रॉपिकल। तो देखो उसने ये बोला कि इक्वेटर पे ना
ये जो इक्वेटर है भाई साहब, यहाँ पे कम इंसुलेशन पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होते हैं सर आपके क्लाउड। क्या होते हैं सर यहाँ पे? क्लाउड। बताता हूँ क्यों होते हैं और कैसे होते हैं। और जहाँ पे आपका डेजर्ट होता है, जैसे सब ट्रॉपिकल जो एरिया है, जहाँ पे डेजर्ट वाला है, वहां पे सर आपके क्लाउड नहीं होते, इसलिए वहां पे ज्यादा इंसुलेशन पाई जाती है। देखो सीधी सी बात है, हमने अभी भी पढ़ा कि भैया आपका क्लाउड जो है वो वाटर वाटर बोल रहा हूँ, आपका सन जो है सनरेज एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब वो जमीन तक आने नहीं देता। क्लाउड क्यों बनते हैं? क्योंकि सर इक्वेटर में ना देखो जंगल ही जंगल एरिया है, और वहां पे क्या है सर? लैंड्स है। लैंड्स है, तो भैया लैंड्स है जब ये गर्म होती है या फिर कुछ भी है, जैसे पानी जहाँ पे लैंड्स वैंड्स है, तो यहाँ पे पानी, यहाँ पे फिर भाप बनता है, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन से फिर क्या बनती है? कंडेंसेशन, जहाँ पे बादल बनाते हैं। बादल से फिर क्या होती है सर? यहाँ पे बारिश वारिश होती है। इसलिए भैया जहाँ पे बादल रहेंगे ना, तो वहाँ पे इंसुलेशन कम आएगी। देखो फिर समझो कि जमीन की बात हो रही है, सिर्फ ऊपर ऊपर की बात नहीं हो रही। इंसुलेशन कम आएगी ज्यादा आएगी, मतलब यहाँ तक, जमीन तक। ठीक, जैसे बात का तो इक्वेटर पे ये जमीन है, तो यहाँ पे क्लाउड आ गए, इसलिए आ तो रही थी यहाँ पे ज्यादा, पर क्लाउड की वजह से यहाँ पे एक दो आ पा रही है। वहीं पे बात करो तो भैया यहाँ पे क्लाउड नहीं है, तो यहाँ पे भले ही एक दो आ रही है, पर वो पूरी की पूरी एक दो जमीन तक जा रही है। ठीक, इसलिए बोल रहे हैं कि इंटेंसिटी सबसे मतलब कहाँ पे ज्यादा आ रही है? यहाँ पे ज्यादा आ रही है, और ट्रॉपिकल रीजन पे थोड़ी कम आ रही है, जहाँ पे क्लाउड्स हैं। ठीक, फिर क्या बोलता है कि जनरली एट द सेम लैटिट्यूड द इंसुलेशन इज मोर ओवर द कॉन्टिनेंट देन ओवर द ओशंस। इन विंटर द मिडल एंड हायर लैटिट्यूड रिसीव्स लेस रेडिएशन देन इन समर। अच्छा, उसने एक और चीज बोल दी, उसने दो चीज को लेकर बोल दिया, एक टेरेस्ट्रियल को और एक मतलब एक लैंड को और एक ओशन को। अच्छा, सबसे पहले उससे चीज एक बात बताओ कि भैया लैंड जल्दी गर्म होता है कि ओशन? ये भी होमवर्क लिख लो, ये फिर बाद में बता देना। देखो ओशन जो है बहुत देर बाद गर्म होता है, पर ओशंस में क्या होता है कि भैया जब ओशन गर्म होता है ना, तो ये क्या छोड़ेगा? ये वेपर छोड़ेगा, वेपर से इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन से कंडेंसेशन, फिर बादल बनेंगे। तो जनरली ओशन के ऊपर क्या रहेंगे? हमेशा बादल रहेंगे, फिर ये बारिश करेंगे, वो तो बात अलग है। ठीक, यहाँ पे भी होगा, मैं उस बात को मना नहीं कर रहा हूँ, पर एज कंपेयर टू इधर क्या होगा सर? इधर मोर होगा। कहाँ पे सर? ओशन की बात कर रहा हूँ। कहाँ पे? ओशन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगी, पर एज कंपेयर टू यहाँ पे सर कम बादल बनेंगे। ठीक, तो जनरली कहाँ पे ज्यादा इंसुलेशन होगी? यहाँ पे ज्यादा रेज आएंगी, यहाँ पे कम रेज आएगी, बस वो यही बोलना चाह रहे हैं कि इंसुलेशन इज मोर ओवर द कॉन्टिनेंट देन ओवर द ओशंस। ओशन से ज्यादा किस पर होगी? कॉन्टिनेंट, मतलब वही लैंड पे होगी। और वहीं पे बात कर ले इन विंटर पे, ज्यादा, अब ज्यादा जो रेनफॉल है वो ज्यादा जो रेडिएशन वो कहाँ पर होगी? मिडिल एंड हायर लैटिट्यूड पे लेस रेडिएशन होगी एज कंपेयर टू समर। ठीक है, बात समझ आ गई? बात समझ में आ गई आई होप, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो यार, ये सब ना अपन सिर्फ इमेजिन करें तो ही समझ जाएंगे, ऐसी कोई नई चीज अपन पढ़ नहीं रहे। ठीक है, अपने आसपास जो चीजें हो रही हैं, बस वो होती कैसे हैं, कहाँ पर क्यों होती है, बस उसी चीज को हमें समझना है। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको जितना पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा। इंसुलेशन क्या होती है, शॉर्टर वेवलेंथ, शॉर्ट वेवलेंथ की कौन सी होती है, मतलब क्या होता है वो। ठीक है, उसके बाद एपीहीलियन पेरीहीलियन क्या होता है, फैक्टर्स क्या क्या होते हैं कि भैया इंटेंसिटी ऑफ इंसुलेशन, कहीं पे सनरेज ज्यादा पड़ती है तो कहीं पे कम पड़ती है, उसके फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक, ये सब हमने चीज आज पढ़ ली है, उसको आपको रिवाइज करना है। आगे की वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर मेरी वीडियो सर आप लोग को समझ में आ रही है, हेल्पफुल कर रही है, तो प्लीज सपोर्ट करिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर और कमेंट करना जरूर ना भूलें। ठीक है, होमवर्क मैंने आपको दिया, उसको एक बार कमेंट करना, भैया उसको बताना है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे इसी चैप्टर के कंटिन्यूटी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।